तो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ़ोर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मैग्नेटिक फ़ोर्स किस तरीके से लगता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ केसेस देखे थे और इस लेक्चर में अब यहाँ इस लेक्चर का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं वो हमें स्टडी करना है। इसमें पहला केस मैंने यहाँ पे ले रखा है कि वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमको पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या एंगल बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो जो केस हमें यहाँ पर दिया गया वो केस यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। ये फर्स्ट केस कि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स का फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। तो ऑब्वियस है कि दो पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर वेक्टर्स हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अभी हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज़ द ओनली फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इसका मतलब इस पर फोर्स ज़ीरो हो गया और जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा। तो जो फाइनल कंक्लूजन है बहुत ईजी होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। इट विल कंटिन्यू विथ सेम वेलोसिटी। और वेलोसिटी में अब सब कुछ आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे के वैसे कंटिन्यू करते रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हो या नहीं हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसको, क्योंकि V और B यहाँ पर पैरेलल हो गए। इसके बाद मैं अगला केस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ V इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सपोज़ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वेलोसिटी तो जिस प्लेन में हम लिख रहे हैं उसी प्लेन में है वेलोसिटी। लेट्स से इस प्लेन में वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और जब भी हम यहाँ पे कुछ भी जनरल केसेस लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और वैसे आप नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो। तो सपोज़ एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये मास m चार्ज q। तो इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इनवर्ड से। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा कहीं पर भी, किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप यहाँ पे फोर्स देख लो। तो फोर्स के लिए आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल जो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसको यूज़ करके आप देख सकते हो कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और इस तरीके से लगेगा। पहले भी हमने देखा हुआ है कि ये फोर्स मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ स्पीड को चेंज करेगा। तो ये फोर्स सिर्फ पार्टिकल को अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जो पार्टिकल इस पाथ के थ्रू चल रहा था, इस पाथ पे जाने की कोशिश कर रहा था, उसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फोर्स के डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के बाद में अगर हम पार्टिकल को दिखाऊं तो सपोज़ पार्टिकल डिफ्लेक्ट करके कहीं यहाँ कहीं आ गया, बड़े लार्ज स्केल पे इसको दिखाया गया क्लैरिटी के लिए। तो सपोज़ पार्टिकल इज़ नाउ हियर, कुछ इस तरीके से चल के पार्टिकल यहाँ पहुँच गया और अब वेलोसिटी का डायरेक्शन सपोज़ यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है, वेलोसिटी भी डिफ्लेक्ट हो गई उसके साथ साथ, और फोर्स का अब डायरेक्शन यहाँ पर अब ये हो गया। क्योंकि फोर्स हमेशा ये मेंटेन करेगा कि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। तो अगेन आप देखो, इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है लेकिन डायरेक्टली लगातार इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तुरंत यहाँ पे और इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसको अगेन डिफ्लेक्ट कर देगा और सपोज ऐसे डिफ्लेक्ट करके यहाँ कहीं पे आ गया और वेलोसिटी का ये डायरेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है। अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स यहाँ पे अब कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो फोर्स ऑलवेज मेंटेन करेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पर अब इसके पूरे पाथ को देखूँ कि इसका पूरा पाथ यहाँ पे किस तरीके का होने वाला है, तो अगर फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, इफ़ फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। अगेन आई एम सेइंग कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को ले रहे हैं, कोई और दूसरा फोर्स पार्टिकल पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो मोशन होगा वो मोशन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। और जो डायग्राम हम यहाँ बना रहे थे उस डायग्राम को थोड़ा और प्रॉपर वे में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रॉपर सर्कुलर मोशन यहाँ पे दिखाए थे।
तो एक प्री ड्रॉन सर्कुलर पाथ मैंने यहाँ पे ले लिया इसमें, थोड़ा इसको इनलार्ज कर लेते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज इनिशियली ये यहाँ कहीं था जो हमने दिखा रखा है, फिर किसी टाइम, और इसका जो सेंटर वगैरह है, सेंटर के लिए आप ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ कहीं पे ये सेंटर होगा इसका, दिस इज़ द सेंटर। यहाँ कहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ कहीं पे देख लो इसके लिए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा मेंटेन करेगा कि वो परपेंडिकुलर रहे। इट विल ऑलवेज मेंटेन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से लगातार यहाँ पे पार्टिकल जो है वो बेंड होता चला जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का मैं डायरेक्शन यहाँ दिखाया तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आप देखोगे इस डायरेक्शन में रहेगा। आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस तरीके के डायरेक्शन में रहेगा, और ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूमता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो जो सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट होते हैं, उन सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और ये रहा कहीं यहाँ पे सेंटर रहा इसका, तो सेंटर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड necessary centripetal force for the circular motion। तो आप ये जो पाथ यहाँ बन रहा है, इस पाथ की रेडियस वगैरह भी निकाल सकते हो फिर। तो रेडियस अगर मैं यहाँ पर एक बार को r से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए यू कैन राइट द इक्वेशन। फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स लगेगा यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी और b परपेंडिकुलर है, तो v क्रॉस b करेंगे तो v भी sin 90 हो जाएगा। तो v और b क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली आप q v भी लिख सकते हो इसको, और क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द रेडियस, एक v दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस का एक्सप्रेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, mv/qb। और ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली याद भी रहना चाहिए, बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट एग्जाम्स में ये जो टॉपिक अभी हम कवर कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो आते ही आते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। तो रेडियस जो पाथ की बन रही है वो रेडियस है mv/qb। इसको आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन डिफरेंट फॉर्म। mv मोमेंटम होता है, तो यू कैन ऑल्सो टर्म्ड इज एट मोमेंटम p/qb। उसके बाद में आप इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2mk बन जाएगा फिर। इसके अलावा कई बार ये लिखा होता है कि एक चार्ज पार्टिकल को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से वहाँ पे एक्सेलरेट किया गया। तो एक चार्ज पार्टिकल को अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज़ ये 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था। सपोज़ ये v1 है, लेट्स से यहाँ पर ये v2 है, और एक ये पोटेंशियल है, इनको मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ का पोटेंशियल v1 है, यहाँ का पोटेंशियल v2 है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब v2 जो है वो v1 से कम है, v1 इज़ ग्रेटर देन v2। एक चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से अगर रिलीज कर देते हो, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है +q, तो जब वो यहाँ पर सपोज a से b तक इसने ट्रैवल किया, तो इस तरीके के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर इस तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं। तो जब चार्ज यहाँ से इस पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुँचेगा, तो आप देख सकते हो कि चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से। और इसको आप यहाँ पर इससे भी रिलेट कर सकते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो गई है। तो इसको हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर इसको एक्सेलरेट कर दिया है, या फिर हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके इसको एक्सेलरेट करवा दिया है। तो कितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाए, क्यू डेल्टा वी। मैं डेल्टा वी बोल देता हूँ यहाँ पर, जो भी v1 v2 का डिफरेंस है उसको मैंने यहाँ पे डेल्टा वी बोल दिया। तो क्यू डेल्टा वी इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जब वो बी से बाहर निकलेगा। तो जब वो बी को क्रॉस करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो उसके पास में
इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज़ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बस वो यहीं पर है, इसके बाद में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हमने क्रिएट कर रखा है और उससे चार्ज को एक्सेलरेट करवा दिया, चार्ज को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा दी। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ पर कई बार हमसे वो पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं सिंपली V से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली रिप्रेजेंटेड यूजिंग V, तो ये हो जाएगा 2mQV। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस उसको एक्सेलरेट किया गया। तो ये डिफरेंट फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया है इस फॉर्मूले को। तो जो भी हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से आप फार्मूले यूज़ कर सकते हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो उन क्वेश्चंस में आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर इनका यूज़ किस तरीके से करना है इन फॉर्मूलेस का। तो mv/qb, mv को हमने p लिख लिया, p को हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख लिया, और कई बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके प्रोवाइड की जाती है। तो दिस इज़ रेडियस। रेडियस के अलावा आप यहाँ पर और भी कई सारे फार्मूलेज डराइव कर सकते हैं, कई सारे रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आप टाइम पीरियड का निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये हो जाएगा 2πr/v। और इसमें अगर आप r की वैल्यू पुट कर लो, तो r की वैल्यू पुट करने के बाद में mv/qb, ये v कैंसिल हो जाएंगे, तो टाइम पीरियड का आंसर मिल जाएगा आपको 2πm/qb। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज़ 1/t, ये बन जाएगा qb डिवाइडेड बाई 2πm। इसके बाद में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो या एंगुलर वेलोसिटी बोल दो यहाँ पर इसको। लेट्स से दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2π/t होता है ये, और 2π/t अगर आप करोगे तो qb/m आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत काम में आते हैं। और ये जो 3 रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर अभी लिखे हैं, इन 3 रिजल्ट्स की भी कुछ खासियत है। तो अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो तो इनकी खासियत आपको पता चल जाएगी कि इनमें क्या स्पेशल है। स्पेशल ये है कि यहाँ पर V कैंसिल हुआ था, ये देखो आप, यहाँ पे V और यहाँ पे V कैंसिल हो गया था, और ये जो V कैंसिल हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या मास है, क्या चार्ज है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं सपोज़ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही सपोज़ यहाँ पे डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को अगर उनको डिफरेंट स्पीड से अगर उनको प्रोजेक्ट करूँ तो स्पीड मैटर नहीं करेगी। या फिर आप कह लो कि अगर एक ही चार्ज पार्टिकल है और उसको अगर डिफरेंट स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए तो वही मास, वही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो टाइम पीरियड उसका सेम हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट हियर इज़ कि ये जो भी फॉर्मूलेज हैं, दिस फॉर्मूलेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। पार्टिकल की क्या स्पीड है उससे यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी के, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, ये सभी यहाँ पर उससे इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पर ये देख सकते हो सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी और बी के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर आप देखो कि फोर्स और वेलोसिटी तो एक ही प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। तो हमेशा ये जो सर्किल है इसका जो घूमना है वो घूमना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा। तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कुछ क्वेश्चन में बहुत काम में आ जाता है ये फैक्ट। तो वैसे तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सभी ऑब्वियस टाइप के फैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर उनको माइंड में रखना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम न्यूक्लियस हैव द सेम एनर्जी। तो जैसे मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार हमसे रेडियस का कंपैरिजन करवाते हैं फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। और कंपैरिजन करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि क्या कॉमन है, क्या चीज़ें कॉमन है उन सभी के लिए। तो आप यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लो कि उसने बोला है सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब है सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने एनर्जी लिखा है यहाँ पर इसमें, तो इसका मतलब हमें ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती हो, तभी जाकर के हम सही तरीके से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो रेडियस का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू √2m/k लिख लो। आप इसको q भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया गया है, तो नीचे q भी आता है। अब उसके बाद में
दे आर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ए प्लेन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस है कि सभी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कॉमन ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉमन फॉर ऑल। तो कॉमन क्वांटिटीज़ यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन हो गया, काइनेटिक एनर्जी कॉमन हो गई। तो कंपैरिजन किसके हिसाब से किया जाएगा फिर, तो कंपैरिजन के लिए आप बोल सकते हो कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m मास और नीचे चार्ज। मास और चार्ज इनके डिफरेंट है, तो कंपैरिजन इन्हीं से हो पाएगा इसका मतलब। अब सभी के लिए आप इस फैक्टर को लिख लो, बस मास और चार्ज को लिख लो, बाकी 2 और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कंपैरिजन करना है। तो मैंने सबके लिए यहाँ पे लिख लिया, जैसे पहले प्रोटॉन लिखा, प्रोटॉन ले लिया, फिर इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन के लिए अगर आप लिखोगे तो प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास को मैं MP से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए √me डिवाइड बाई E हो जाएगा। और हीलियम के लिए जो आप लिखोगे यहाँ पे, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 4 टाइम्स एक तरीके से न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है करीब करीब। और क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है, तो हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2e के बराबर यहाँ पर इस पर चार्ज हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 4 जो है 4 का 2 बाहर आएगा, तो अल्टीमेटली ये 4 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखो कि ये प्रोटॉन और हीलियम का एक्सप्रेशन तो बराबर ही आ गया, और बाकी सब में नीचे E है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि काफ़ी कम होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए तो मिनिमम ही हो गया एक तरीके से यहाँ पे, और बाकी दोनों के लिए, बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा होंगे लेकिन आपस में बराबर होंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखता है इन सभी से मिलता हुआ वो है A। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। तो अब की बार प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, विद देयर मासेस इन द रेशियो 1:4 एंड चार्जेस। तो मास और चार्ज वैसे अगर नहीं भी दिया होता तब भी हमें पता होना चाहिए। आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन के बारे में बोला जाता है, और रेस्ट से किया गया इसका मतलब है कि Q डेल्टा V के बराबर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उनके पास में, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम बताया गया है, और क्योंकि जो डेटा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में दिया जा रहा है, तो फिर आपको वापस से फार्मूला जो यूज़ करना चाहिए वो फार्मूला यूज़ करना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रखते हुए, आपको ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए। तो दिस फार्मूला शुड बी यूज्ड, और इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पर, तो इसके बाद मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सभी के लिए सेम है ही यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेम और V इज सेम। मास और चार्ज से सब कुछ डिसाइड होना है, और मास और चार्ज किस तरीके से आएंगे, m/q√, इस तरीके से आना चाहिए। बस अब सबके लिए आप देखते जाओ। प्रोटॉन, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँगा तो प्रोटॉन के लिए मास को आप MP से रिप्रेजेंट कर लो, और चार्ज यहाँ पर इसके लिए आप E से रिप्रेजेंट कर लो फॉर प्रोटॉन। तो दिस इज़ रेडियस, रेडियस एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन हमें तो जस्ट कंपैरिजन करना है। तो दिस इज़ फॉर प्रोटॉन। फिर उसके बाद में यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के, तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास में 4 का फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर इसमें, और चार्ज में 2 का फैक्टर आ जाएगा फॉर अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर एक 2 बचेगा ऊपर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो अल्फ़ा है उसी के रेडियस ज़्यादा दिख रही है, √2 टाइम्स ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अल्फ़ा जो है उसकी जो रेडियस है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में √2 टाइम्स ज़्यादा दिख रही है। आपको जो रेशो निकालना है वो रेशो किसका निकालना है यहाँ पे, RP/R अल्फ़ा। RP/R करोगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो वैसे तो रेशो वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेशो निकालना किसका है, RP/R अल्फ़ा निकालना है या फिर R अल्फ़ा/RP निकालना है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखो, एक नज़र हमारी ऑप्शंस पे भी रहनी चाहिए। ऑप्शन अगर ऐसे होते कि एक 1/√2 भी दिया हुआ है और एक √2/1 भी दिया हुआ है, तब हमें बिल्कुल ध्यान से करना होता है इस क्वेश्चन को। लेकिन आप देखो कि 1/√2 दिया है उसका उल्टा नहीं दिया है, 1/√3 दिया उसका उल्टा नहीं दिया है, 1/3 दिया उसका उल्टा नहीं दिया है, 1/2 दिया उसका अपोजिट उल्टा नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हैं कैलकुलेशन में, और फटाफट बस फैक्टर देख ले कि हाँ फैक्टर √2 का आ रहा है। अब उसके बाद ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि RP/R अल्फ़ा निकालना है या फिर R अल्फ़ा/RP निकालना है, क्योंकि ऑप्शन से इस तरीके के नहीं दिए गए। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है फिर वो ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 particles A and B of masses ma and mb respectively and having the same charge are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The spread of particles are Va and Vb respectively. तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या सेम इसमें नज़र आ रहा है। इसमें हैविंग सेम चार्ज,
चार्ज यहाँ पर सेम है और एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका मतलब, और मास और वी के प्रोडक्ट को आपस में कंपैरिजन कुछ करवा रखा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेडियस इज mv/qb, चार्ज बोल रहा है कि दोनों के लिए बराबर है, बी दोनों के लिए बराबर है, तो साफ साफ दिख रहा है कि बी के लिए रेडियस, ए के लिए रेडियस ज़्यादा है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ये डायग्राम देख करके दिख रहा है मुझे। तो अगर रेडियस ए के लिए ज़्यादा है तो फिर करना ही क्या है, फिर mv फॉर ए इज ग्रेटर देन mv फॉर बी। मुझे मास का इंडिविजुअली पता नहीं है, वेलोसिटी का इंडिविजुअली पता नहीं है, लेकिन m इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो तो पता ही है कि इसके लिए ज़्यादा होगा एक के लिए, तो एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी, तो इट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसी चीज़ को मार्क किया करो कि यहाँ पे किसके टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन चाहिए, mv/qb चाहिए, p/qb चाहिए। कई बार मोमेंटम लिखा हो सकता है कि मोमेंटम में ये रेशो है या मोमेंटम सेम है, तो आप p/qb यूज़ करो फिर। तो ये चीज़ हमें देख लेनी जरूरी होगी यहाँ पे। आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए बराबर ही है, आर पी आर डी आर अल्फा डिनोट दी रेडियाई। तो बस कंपैरिजन करना है और सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो रेडियस का एक्सप्रेशन आप लिख लो यहाँ पे फिर। तो रेडियस का एक्सप्रेशन आपको √2mk/qb इस तरीके से लिखना चाहिए इसका मतलब। और जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन मास और चार्ज से हो पाएगा यहाँ पर। तो सबके लिए लिख लो आप, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन के लिए आप लिखोगे √mp/e के बराबर आ जाएगा। ड्यूट्रॉन के लिए अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो ड्यूट्रॉन होता है यहाँ पर ये है, जैसे हाइड्रोजन एक होता है 1h1, 1s2 ड्यूटेरियम होता है और ये ट्राइटियम होता है। इसका जो न्यूक्लियस जैसे अब यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस है तो इसका मतलब यहाँ पर एक तरीके से चार्ज्ड है यहाँ पर ये पार्टिकल। क्या इसमें मास लेना चाहिए मुझे यहाँ पर, तो 2 दिख रहा है मास नंबर, तो 2mp हो जाएगा। और इसका चार्ज मुझे क्या लेना चाहिए, तो एक ही प्रोटॉन है वहाँ पर उसमें, तो E हो जाएगा फिर यहाँ पर ये। अल्फा पार्टिकल के लिए तो इसका तो क्लियर है कि 4 और यहाँ पे 2, ये 4 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या बन रहा है इसमें कि D और अल्फ़ा का तो सेम हो जा रहा है और प्रोटॉन का सबसे कम हो जा रहा है। तो प्रोटॉन का यहाँ पर सबसे कम हो गया और D और अल्फ़ा का यहाँ पर इसमें सेम दिखाई दे रहा है, तो ये मैच कर रहा है विद ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। A charged particle is projected with velocity v from origin at t is equal to 0 as on the figure. Find at t is equal to t. तो जैसे दिखा रखा है कि xy प्लेन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट्स है। t टाइम के बाद में at t is equal to t, you have to find angular deviation of the particle, position vector, r is position vector, v is velocity vector and distance traveled by the particle. तो ये सारी चीज़ें हमको पता करनी है। और अब ऑब्वियस है कि हमको पता है यहाँ पर कि इसका जो भी मोशन होगा वो मोशन यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन होगा। तो ऐसा करते हैं कि एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस ड्रॉ अ सर्किल और उस सर्किल पे इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना हमारे लिए आसान होगा फिर। तो इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं डायग्राम को। तो इस डायग्राम में मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट को इनिशियल पॉइंट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ऊपर ही मूव करेगा यहाँ पर ये। तो लेट अस टेक दिस एज इनिशियल पॉइंट, दिस विल बी द वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस हो जाएगी इसकी और ये हो गई एक्स एक्सेस। तो पार्टिकल जो है इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सॉरी सपोज यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे t इज इक्वल टू टी पे मैं पार्टिकल को यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ। तो सपोज पार्टिकल इज समवेयर हियर और इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। मुझे पता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में किसी तरीके का मैग्नीट्यूड में चेंज आना नहीं है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से है, डायरेक्शन जरूर चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो दिस इज़ द न्यू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर instant. It is something like this. तो velocity is always perpendicular to the magnetic force और magnetic force जो होगा वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से लगता रहेगा। अगर आप magnetic force यहाँ पे दिखाओगे
तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे फिर कुछ इस तरीके का डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। दिस इज़ 0,0। सपोज एक बार मैं रेडियस को अगर यहाँ पे r के बराबर एज्यूम कर लूँ, तो रेडियस r तो हमें पता ही चल जाती है, r इज़ mv/qb। ये सब फॉर्मूलेज हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। इसका डेविएशन कितना है, व्हाट इज़ द एंगुलर डेविएशन। तो एंगुलर डेविएशन का मतलब होता है कि जो इनिशियल डायरेक्शन थी उससे कितना रोटेट कर गया है। तो इनिशियल जो डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन आप यहाँ पर ये देखो, ये इनिशियल डायरेक्शन थी, दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और कितना रोटेट कर गया, तो दिस इज़ द एंगल थ्रू विच इट इज़ रोटेटेड। सपोज दिस एंगल इज थीटा। आप देखोगे कि सर्किल के सेंटर पे भी उतना एंगल बन रहा होगा, तो सर्किल के सेंटर पे भी उतना ही एंगल बन रहा होगा इस आर्क का। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो जो एंगुलर डेविएशन इसका हुआ है उतना ही यहाँ पर इस आर्क ने सर्किल के सेंटर पे भी एंगल बनाया है। अब इस थीटा को मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो थीटा को कैलकुलेट करना है। थीटा को आप सिंपली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज़ एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और ओमेगा यहाँ पर जो होगा वो QB/m हो जाएगा। ये अभी जस्ट हमने ये फॉर्मूलेज यहाँ पर देखे हैं, तो ओमेगा इज़ QB/m। तो दिस इज़ द एंगुलर डेविएशन इन टाइम t, ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद मुझे इसका पोजीशन वेक्टर पता करना है। तो पोजीशन वेक्टर पता करने का मतलब है कि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। सपोज़ ये यहाँ कहीं पर अगर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर xi कैप yj कैप। कई लोग इसमें कुछ फार्मूलेज यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, और ये सब वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at। तो आप ये ध्यान में रखो कि जो ये केसेस हैं, ये केसेस कांस्टेंट फोर्स के नहीं हैं। फोर्स भले ही मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, हमेशा QVB के बराबर लगेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इट इज़ नॉट द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स, तो आप वो सब यूज़ नहीं कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री के साथ में इनके आंसर आएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं इनके आंसर्स कैलकुलेट करने, बस आपको बस सिंपल ज्योमेट्री यहाँ पर यूज़ करनी आनी चाहिए। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये x के बराबर हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस y के बराबर हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू y। बस ये x और y यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो। दिस इज़ रेडियस, तो x इज़ इक्वल टू r साइन थीटा। r और थीटा दोनों हमारे लिए अननोन है, लेकिन जो भी नॉन क्वांटिटी उनके टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो। दिस इज़ mv/qb एंड थीटा इज़ qbt/m। तो दिस इज़ x, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे। तो अगेन आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r cos थीटा यहाँ से यहाँ तक, और जो टोटल डिस्टेंस है इस सेंटर से लेकर के इस नीचे वाले पॉइंट तक का, ये रेडियस के बराबर है। तो y इज सिंपली यहाँ पे r माइनस r cos थीटा। अगेन आप यहाँ पे r थीटा जो भी है वो रख सकते हैं इसके अंदर, तो सिंपली जो r वेक्टर है वो कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना है मुझे, तो वेलोसिटी बस अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, बाकी तो मैग्नीट्यूड वाइज तो अभी भी वही है वेलोसिटी। बस आप इसे कंपोनेंट्स दिखा दो, तो x कंपोनेंट आप देखो v cos थीटा है, और इसका जो y कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट यहाँ पे v sin थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर मुझे लिखना है, तो इट इज़ v cos थीटा i कैप, v sin थीटा j कैप। थीटा को आप ओमेगा टी लिख दो, और ओमेगा की जगह पर जो भी है आप ये लिख सकते हो। तो ये भी कम्प्लीटली नॉन क्वांटिटी बन जाएगी अब यहाँ पर। तो यू हैव कैलकुलेटेड द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। नाउ द ईजीएस्ट वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस तो सिंपली स्पीड इनटू टाइम होती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप एक बड़े टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो स्पीड ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो इसका जो आंसर है वो वीटी हो जाएगा। तो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं इन सभी के आंसर में बहुत उनको दिक्कत होती है, डिस्टेंस ट्रेवल में भी कई बार दिक्कत हो जाती है। वो इस बात का ध्यान नहीं रखते, वो यहाँ पे फोर्सेस की जो कॉम्प्लेक्सनेस है उसमें वो खो जाते हैं, और फिर कुछ कुछ अजीब तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सिंपली ये हो जाएगा डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डेविएशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फोर्स होता है वो पार्टिकल को उसके पाथ से डेविएट कर देता है। और जनरली जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो अगर आगे कुछ लिखा नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि एंगुलर डेविएशन की बात हो रही होगी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो एंगुलर डेविएशन यहाँ पर पार्टिकल का क्या होगा उसके हम डिफरेंट केसेस लेंगे, एंड यू विल फाइंड दैट कि
जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे जहाँ पर पार्टिकल का डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में पूछा गया। सिचुएशन जो है वो यहाँ पर एक बाउंड्री मैंने बना रखी है, दिस इज़ द बाउंड्री, और इस बाउंड्री के लेफ़्ट साइड में देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, इस बाउंड्री के राइट साइड में यानी कि पूरा ये जो इनफाइनाइट स्पेस है, सपोज पूरे इनफाइनाइट स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक साइड मैग्नेटिक फील्ड है और एक साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप इसको बोल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है और प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है इसकी वो परपेंडिकुलर टू दिस बाउंड्री है, जो बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट कर रखी है उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। क्या डेविएशन होगा इसका वो हम पता करना है। तो हमें पता है कि पार्टिकल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। बाउंड्री के परपेंडिकुलर होना इज़ अनदर थिंग, ठीक है, बाउंड्री के परपेंडिकुलर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ऐसा करते हैं कि एक सर्किल मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे ले लेता हूँ और इस सर्किल को बस यहाँ थोड़ा फिट कर लेते हैं। तो लेट अस फिट दिस सर्किल। तो इस सर्किल को मैं यहाँ पे फिट करने वाला हूँ, तो इस तरीके से मोशन होना चाहिए। अब आप खुद ही देखो यहाँ पर कि क्या इसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा। ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करता जाएगा, मूव करते करते अब जब ये यहाँ कहीं पहुँचेगा तो फिर तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ही हो जाएगा, और जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा होगा तो कुछ इस तरीके से वेलोसिटी होगी, जैसे वेलोसिटी से एंटर किया था कुछ उसी तरीके से बाहर निकल जाएगा। आप देखोगे कि ये सेमी सर्किल कंप्लीट करेगा, तो इट विल जस्ट कंप्लीट दिस सेमी सर्किल। तो इट विल कंप्लीट सेमी सर्किल। तो पूरा सर्किल यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलना बंद हो जाएगा और उसके बाद में सीधा उसी स्पीड के साथ में, लेकिन उसके अपोजिट, इनिशियल जो था उसके अपोजिट उसको लेकर के बाहर निकल जाएगा। अगर हम डेविएशन की यहाँ पे बात करें कि डेविएशन हुआ कितना है इसमें, तो व्हाट इज़ द डेविएशन। डेविएशन बोल सकते हैं कि पाई के बराबर हुआ है। यहाँ पर इसमें आधा सर्किल कंप्लीट हुआ है तो पाई एंगल कवर किया इसने, तो डेविएशन इज पाई। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसने कितना टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड किया है, तो उसका आंसर फिर टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। तो आंसर विल बी πm/qb। दिस इज द आंसर फॉर व्हाट, टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूव कर रहा होगा। तो डेविएशन इन दिस पर्टिकुलर केस इज पाई 180 डिग्री। अब इसके बाद में नेक्स्ट केसेस लेते हैं डेविएशन के। अभी प्रीवियस केस में जस्ट हमने यहाँ पे देखा है कि इधर मैंने बोला था कि इनफाइनाइट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये इनफाइनाइट रीजन में ना भी रहे, सपोज मैं एक और बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, एक और बाउंड्री मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, तब भी उतना डेविएशन होगा। उस बाउंड्री को आप खिसका कर यहाँ पे ले आओ, करीब करीब ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इसको हल्का सा दूर रख लो, इसमें ऑलमोस्ट टचिंग कंडीशन में है लेकिन हल्का सा यहाँ पर ये इससे दूर है सपोज। तो अगर ये लाइन इससे थोड़ी सी दूर है तब भी इतना ही होगा। तो इसका मतलब है कि इस साइड में, राइट साइड में इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दो बाउंड्रीज़ के बीच में कन्फाइन कर दिया जाए, तो अगर वो दो बाउंड्रीज़ के बीच में कन्फाइन है तब भी पाई का आप यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम उसी को देखते हैं। इसमें सपोज इससे पहले वाले को थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हुआ था इसमें। सब यहाँ कहीं पे सेंटर था इसका, और ये जो डिस्टेंस आप देखो कि ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होगा, और जो दूसरी बाउंड्री की हम बात कर रहा हूँ वो उनके बीच में इतना गैप है, दोनों बाउंड्रीज़ के बीच में गैप इस तरीके का है, और वो जो गैप है उसको आप रेडियस से कंपेयर करके देख लो, गैप जो है वो रेडियस से ज़्यादा है। तो उसी केस को मैंने यहाँ पर लिया है कि वेलोसिटी अगर मैंने यहाँ पर v दे के छोड़ा इसको, और दोनों बाउंड्रीज़ के बीच में, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, दोनों बाउंड्रीज़ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, और बाउंड्रीज़ के बीच में जो गैप है या जिस विड्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो विड्थ यहाँ पे d से रिप्रेजेंट की गई है, और d जो है वो रेडियस से ज़्यादा है। अगर d रेडियस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये घूम जाएगा लेकिन सेमी सर्किल कंप्लीट करेगा जस्ट यहाँ पर ये। तो अगेन एक सर्किल को फिट कर लेते हैं यहाँ पर इसमें, सॉरी। तो इस सर्किल को यहाँ पर रखा, चाहो तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर लो, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे घूम जाएगा, क्योंकि जो रेडियस है वो रेडियस इतनी है नहीं यहाँ पर कि
वो दूसरी बाउंड्री तक पहुँचे यहाँ पर इसमें, तो रेडियस इज सिंपली दिस। इस केस में भी वही आंसर होंगे जो प्रीवियस केसेस में हमारे आंसर थे। इसमें क्या क्या आंसर, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई के बराबर डेविएशन हो गया। कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो टाइम स्पेंड इज अगेन t/2। तो एग्जैक्टली वही आंसर्स हो जाएंगे अगर d ग्रेटर देन r है। इसके बाद मैं अगला केस ले रहा हूँ जिसमें जो d है, यानी कि मैं इस बाउंड्री को, ये जो बाउंड्री इसको खिसकाते यहाँ पर ले आया, और कुछ इतना नज़दीक में यहाँ पर इस बाउंड्री को ले आया कि अब ये जो लाइन है वो यहाँ कहीं पहुँच चुकी है। दिस लाइन इज़ नाउ हियर। तो ये लाइन जो है वो यहाँ कहीं पे पहुँच गई है। तो उस केस में यहाँ पर अब क्या होगा वो देखते हैं। तो अगेन एक सर्किल यहाँ पे लेते हैं और अब के बार इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं जिससे कि ये बाहर की तरफ निकलने वाला हो। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। यस। तो अब आप यहाँ पर देखो इसको कि अब ये सर्कुलर मोशन, आधा सर्कुलर मोशन जो कंप्लीट कर पा रहा था वो नहीं करेगा। जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो उसके बाद में इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलना बंद हो जाएगा, और उसके बाद ये सीधा इस तरीके से यहाँ पर ही निकल जाएगा। इट विल गो लाइक दिस विद सम वेलोसिटी v। सर्कुलर मोशन का जो सेंटर वेंटर है, मान लो जी कि वो सेंटर कहीं यहाँ कहीं पर है, इसका सर्कुलर मोशन का सेंटर। आप इस डायग्राम को सिंपली इससे कंपेयर करो। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, ये जो क्वेश्चन किया था, ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का मोशन कर पा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन कर रहा है उसमें डेविएशन ये थीटा होता है, और वही थीटा यहाँ पर सेंटर पे ही बनता है। तो एग्जैक्टली उसी का एक पार्ट यहाँ पर, बस इस पार्ट में जैसे इतना मोशन कर पाएगा यहाँ पर ये, और जो भी इसका डेविएशन होगा वो डेविएशन एंगल ही थीटा होगा, और वही थीटा यहाँ पर भी बनेगा। इस थीटा को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये रेडियस आ रहा है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस आपको d दिया गया है। तो जो ट्राइंगल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर आप साइन थीटा को लिख सकते हो d/r, और इससे आप थीटा को d और r के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ d/r। अब जैसे मान लीजिए dr/2 दे दिया जाए, तो अगर dr/2 दे दिया जाए तो साइन थीटा फिर यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से d की कुछ वैल्यूज़ दे करके आपसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है कि व्हाट इज़ द एंगुलर डेविएशन ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक बाउंड्री दिखाई हुई है। बाउंड्री के एक साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और दूसरी साइड मैग्नेटिक फील्ड है। वी हैव टू फाइंड टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को पॉजिटिव लेना है और उसके बाद में इसी प्रॉब्लम को रिपीट करना है फॉर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखते हैं कि पार्टिकल का जो मोमेंट है वो किस तरीके से होगा। और अब तक हमने इससे पहले जो केसेस लिए थे, जैसे ये सब जो केसेस लिए थे, इनमें जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी आप देख सकते हो कि बाउंड्री के परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा था यहाँ पे। ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से किसी एंगल पे यहाँ पर एंटर कर रहा है। और कोई जरूरी नहीं कि ये बाउंड्री इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रही है उसके फॉर्म में हो। इट कैन बी ए सर्कुलर बाउंड्री, सिलिंड्रिकल बाउंड्री, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आपको कुछ ज्योमेट्री यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप फोर्स देखना चाहो तो फोर्स इज़ लाइक दिस। फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा इसके ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स इज समथिंग लाइक दिस, और जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसी लाइन पे ही कहीं ना कहीं इसका सेंटर लाई करेगा। और जब भी यहाँ पर ये पूरे रीजन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो जब पूरे रीजन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाता है। ये हमने देख रखा है। सर्कुलर मोशन यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से घूमेगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ जा रहा था यहाँ पर ये, तो ऊपर के साइड में डिफ्लेक्ट होगा। और आप देखो, मान लीजिए यहाँ कहीं से भी अगर बाहर निकलता है, सपोज़ मैंने एक रैंडमली गैस कर ले कि लेट्स से सेंटर यहाँ कहीं पर है और सेंटर यहाँ कहीं पर, और सेंटर से मैंने इस पॉइंट को मिलाया जहाँ कहीं से ये बाहर निकलना एक्सपेक्टेड लग रहा है हमें कि सपोज़ ये यहाँ कहीं से निकल रहा है, मैंने एज्यूम कर लिया। तो ऑब्वियसली कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है यहाँ पर इसमें। और जो जब निकल रहा होगा उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो इस रेडियल के परपेंडिकुलर फिर कुछ इस तरीके से वेलोसिटी रही होगी यहाँ पर। तो ये रेडियल डायरेक्शन, ये सेंटर हमने अज्यूम कर लिया। सेंटर से हमने उस पॉइंट को मिला दिया जहाँ से हमें निकलता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली कि ये भी रेडियस होगा, और इस पाथ को यहाँ पर टेंजेंट होना चाहिए पाथ, और यहाँ पर भी टेंजेंट होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से मिला दूँ तो मुझे यहाँ पर इसके ये सर्कुलर पार्ट मिल गया कि कितने सर्कुलर आर्क पे यहाँ पर एक घूम रहा है। और अगर मुझे चाहिए कि कितना टाइम स्पेंड किया है, तो सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना है वो देख लो आप इसमें। तो ये एंगल यहाँ पे थीटा दिख रहा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है इसके अंदर। और आप देखो कि ये एंगल थीटा मिल जाएगा आपको।
तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आप देखोगे ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे, तो उसके लिए कितना इसको टाइम लगेगा, तो टाइम इस थीटा बाई ओमेगा। थीटा एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे केस में 2 थीटा है, ओमेगा इस क्यू बी बाई एम। तो इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ पर ये कंप्लीट करने में। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको पता है कि इसका जो पाथ है वो सर्कुलर मोशन ही है, तो एक सर्किल आप प्री ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर पहले से कि ये इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, इस प्लेन में, इसी प्लेन में बनेगा ये सारा सर्किल, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनता है सर्किल। तो ये वो सर्किल है। लेकिन इस सर्किल पे जैसे हम स्टार्टिंग में इसको यहाँ कहीं नीचे दिखा देते थे, इस तरीके से दिखा देते थे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये सर्किल में अब कुछ इस तरीके के लोकेशन पे होगा। तो सपोज़ यहाँ पर एक इस तरीके की मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली है, और इस बाउंड्री पे आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो आप दोनों डायग्राम को कंपेयर कर लो। जो बाउंड्री और वेलोसिटी दे रखी थी, वो बाउंड्री और वेलोसिटी मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया, और मैंने इमेजिन कर लिया कि ये पूरा एक सर्किल यहाँ पर है। इस सर्किल पे इसको चलना चाहिए था, लेकिन चला नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। तो बस वो जो अंदर अंदर ये पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर ही चल पाया। बाकी आप सेंटर वगैरह बना लो और यहाँ पे आराम से, और बड़े आराम से फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, एक सर्किल मैंने पहले खुद से बना लिया, और उस सर्किल पे मैंने एक ऐसे पॉइंट पे पार्टिकल को दिखाया जो कि हमारे डायग्राम से मिलता जुलता मुझे दिखाई दे रहा था कि ये यहाँ पर होगा तो वैसे डायग्राम बनेगा जैसा ऊपर हमें दिया गया था। तो बस यहाँ पर ये थीटा, यहाँ से ये निकल जाएगा ऐसे, ये भी थीटा। तो ये सब चीज़ें जो भी हैं वो प्योरली ज्योमेट्री हैं। ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपका माइंड चलना चाहिए, तब जाके आप इनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये 2 थीटा एंगल यहाँ पर बन जाएगा इसमें। तो एग्जैक्टली इट इज़ द सिमिलर सिचुएशन, बस सॉल्व करने का तरीका हमने थोड़ा सा बदल दिया है। ऊपर हमने यहाँ पर बस एंट्री एग्जिट पॉइंट दिखा करके उनको ज्वाइन करके एक सर्कुलर आर्क बना दिया, ज्योमेट्री से पता कर लिया। यहाँ पर हमने पहले से ही, हमको पता है कि सर्किल में ही घूमेगा, तो सर्किल हमने पहले ही बना दिया, और उस सर्किल के कितने हिस्से को हमें यूज़ करना है वो देख लिया कि इस हिस्से को हमें यहाँ पर इसमें यूज़ करना है इसमें। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव ये किया गया है कि चार्ज नेगेटिव कर दिया। तो अगर चार्ज नेगेटिव कर दिया तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट अस सी दैट। तो सपोज़ ये वो बाउंड्री थी, इस बाउंड्री पे ये यहाँ कहीं से एंट्री कर रहा था कुछ इस तरीके से। अब के बार मैंने नीचे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बना लिया है। क्यों बनाया है, क्योंकि फोर्स ऊपर लगने के बजाय जस्ट अपना डायरेक्शन रिवर्स करके नीचे की तरफ लगेगा। तो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑन दिस लाइन नाउ, इस लाइन के अलॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा था वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होकर के, जैसे अगर ये बाउंड्री है तो इस बाउंड्री को कट करके कहीं ना कहीं से निकलेगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया था उसी तरीके से कि लेट से यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है, क्योंकि सेंटर तो इसी लाइन पे लाई करेगा, रेडियल लाइन पे लाई करेगा। तो सेंटर है, और सपोज़ ये यहाँ कहीं से बाहर निकलता है। सपोज़ मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट से वो यहाँ कहीं से बाहर निकलता है। तो जब वो यहाँ कहीं से बाहर निकल रहा होगा तो वेलोसिटी जो होगी रेडियस के तो परपेंडिकुलर रहेगी। तो वेलोसिटी विल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो इसका मोमेंट अब किस तरीके से हुआ होगा, अगर आप उस डायग्राम को बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो डायग्राम को। टेंजेंशियल बस बनाते चले जाओ। यहाँ पे वेलोसिटी के टेंजेंशियल कर्व बना लिया, और यहाँ पर भी वेलोसिटी के टेंजेंशियल कर्व बना लिया। कुछ इस तरीके का सर्किल मिलेगा। आप उसी तरीके से देख लो, यहाँ पर थीटा बन रहा है, फिर यहाँ पर भी जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये एंगल यहाँ पर थीटा बन जाएगा, और ये उतना ही एंगल बनेगा, ये भी उतना एंगल बनेगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस। तो वापस से ये जो एंगल है वो 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन अब के बार सर्कुलर आर्क ये है, और इसने इतना एंगल कवर किया है, दिस एंगल इज़ 2 पाई माइनस 2 थीटा। आप एक सिंपली तरीके से ये देख सकते हो कि पिछले बार 2 थीटा कवर किया था, और अब के बार उसका बचा हुआ काउंटर पार्ट है ये जस्ट 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो बस वहाँ पे 2 थीटा की जगह पे 2 पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा। तो टाइम टेकन इज 2 पाई माइनस 2 थीटा m बाई क्यूब, इतना इसको टाइम लगना चाहिए। और अगर आप उसी तरीके से जैसे पहले मैंने ऊपर किया है, एक सर्किल बना लो पहले से ही, तो सर्किल बना के भी किया जा सकता है। तो लेट अस टेक ए सर्किल, इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं जिससे डायग्राम में क्लैरिटी आ जाए। तो सर्किल में अब के बार यहाँ पे वो जो लोकेशन है
वो लोकेशन आपको कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ में लोकेट करनी पड़ेगी। सॉरी, तो ये उस तरीके की बाउंड्री हो जाएगी और यहाँ पर ये वेलोसिटी हो जाएगी जो कि एंगल थीटा फॉर्म कर रहा था। इस तरीके से घूमते हुए यहाँ पर ये कुछ ऐसे बाहर निकल गया होगा, इट विल लीव लाइक दिस, कुछ इस तरीके से गया है। तो एक तरीका ये है कि आप सर्किल पहले से बना लो और उसमें इमेजिन करो कि कैसे चला होगा, और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ करो और उसके बाद में डायग्राम बनाओ कि इस तरीके से गया होगा। तो जिस तरीके से भी आपको ठीक लगता है, लेकिन अल्टीमेटली ज्योमेट्री का यूज़ करना है। ज्योमेट्री यूज़ करने के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चंस में। और एक आप ये देखो कि जिस एंगल पे इसने एंट्री ली थी उसी एंगल पे ये बाहर भी निकल रहा है। जैसे यहाँ पे बाउंड्री के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर भी जब ये निकल रहा है तो बाउंड्री के साथ में जो एंगल है वो थीटा ही है। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि यहाँ पर जिस एंगल पे एंट्री ले रहा है उसी एंगल पे ये बाहर भी आ रहा है। इसके बाद में मोशन ऑफ चार्ज में नेक्स्ट केस यहाँ पे अगला ले रहे हैं। अब तक हमने दो केसेस लिए हैं। पहला लिया था v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरा केस हमने लिया था v इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पाथ सर्कुलर था उसमें। और थर्ड केस अब के बार यहाँ पे ले रहे हैं कि v और b में कुछ बीच का एंगल है, ना तो 0 है 90 ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ थीटा है बीच में। तो उस केस में किस तरीके का मोशन होगा वो हमको देखना है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर केस में एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो वेलोसिटी के अगर आप यहाँ पे दो कंपोनेंट्स करो तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लो, तो लेट अस डू अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कंपोनेंट आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर लो। और आप यहाँ पर जो पार्टिकल है पार्टिकल की वेलोसिटी को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो कि एक वेलोसिटी तो यहाँ पर ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इसका सुपरपोजिशन आप यहाँ पर इसके साथ में कर लो कि एक वेलोसिटी यहाँ पर अब ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो गया। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन, अब इन दोनों का सुपरपोजिशन, तो ये तो क्या है v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ पे क्या है v पैरेलल। तो मैंने दो कंपोनेंट यहाँ पे कर लिए, वन इज़ v पैरेलल एंड अनदर इज़ v परपेंडिकुलर। मुझे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि ये v cos थीटा है कि वो v sin थीटा है। ज़्यादा सही हमारे लिए टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे ये रहेंगी कि v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर। और ये दोनों केसेस हमने सेपरेटली देखे हुए हैं कि अगर ये वेलोसिटी होती है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा नहीं पाता है, तो इसके वजह से तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स विल बी ज़ीरो, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। और इसके वजह से फिर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा mv परपेंडिकुलर इनटू b। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो इसके वजह से इसका मोशन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहेगा, और अगर मैं इसके वजह से देखूं तो इसके वजह से तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो अगेन सुपरपोजिशन कहते हैं कि दो चीज़ों का सुपरपोजिशन यहाँ पर हो रहा है। एक तो हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन, इन दोनों का सुपरपोजिशन। अब इन दोनों के सुपरपोजिशन से अब क्या नई चीज़ निकलेगी उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इस कॉम्बिनेशन की वजह से लग रहा है, और ये जो कॉम्बिनेशन है इससे मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो आप v क्रॉस b कर लो। v क्रॉस b आप करोगे तो आपको दिखेगा कि इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स विल बी इन दी इनवर्ड डायरेक्शन। जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था वो अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर, तो अंदर की तरफ यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा। और सर्किल जो भी होता है वो हमने देखा है कि सर्किल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं एक सर्कुलर डायग्राम बनाऊँ तो वो सर्कुलर डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। सिर्फ मैंने सर्किल बनाया यहाँ पे, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरीके से, तो ये अंदर की तरफ यहाँ पर मूव करता जाएगा और इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमता जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि इसके पास में v पैरेलल भी है, और ये v पैरेलल एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पर इसको चेंज करने वाला तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर इसमें जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लगेगा यहाँ पर इसमें। तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं सकता है, और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो इस वेलोसिटी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ इसका वैसे के वैसे रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो मोशन होगा, मोशन यहाँ पे किस तरीके से होगा इसमें, तो मोशन विल बी लाइक दिस। यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूमता जाएगा
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये जो सर्कुलर प्लेन मिलेगा, इस सर्कुलर प्लेन में यहाँ पे घूमता जाएगा, लेकिन घूमने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, ये आगे भी प्रोसीड करता जाएगा। आगे का मतलब है वी पैरेलल के डायरेक्शन में भी यहाँ पर ये प्रोसीड करता जाएगा। तो सर्कुलर मोशन भी होता जा रहा है और उसके साथ साथ जो पार्टिकल है वो हमारा आगे भी निकलता चला जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये मोशन करेगा। इस पूरे मोशन को मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ मोशन, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ प्लस स्ट्रेट लाइन। तो अब अगर हम पूछा जाए कि क्या इसका पाथ सर्कुलर, क्या इसका पाथ सर्कुलर है, तो मेरा आंसर है कि नहीं है, सर्कुलर पाथ तो नहीं है। सर्कुलर पाथ तो तब होता है जब सिंपली बस यही वाला कॉम्बिनेशन होता है, वी परपेंडिकुलर एंड बी। इस तरीके का जो पाथ है, इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये स्प्रिंग के जैसा दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ और हेलिक्स। तो दिस इज हेलिकल पाथ और हेलिक्स। इसका जो प्रोजेक्शन है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से अगर देखता है इसको, या अगर मान लीजिए कि कोई लाइट हम यहाँ से भेजते हैं और इधर एक वर्टिकल वॉल है इस तरीके की, इस वॉल पे अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ इसका, तो वो प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किल होगा और उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो रेडियस यानी कुछ इस तरीके की रेडियस हो जाएगी। इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर चले जाओ, ये बीच में एक्सिस टाइप का दिख रहा है और ये उसकी रेडियस हो गई। तो पाथ सर्कुलर नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर अगर देखता है, इधर से लाइट या फिर इधर से कोई लाइट आती है, वो लाइट अगर इस वॉल पे पड़ती है तो उस वॉल पे एक सर्किल ही बनेगा इस पार्टिकल की वजह से, एक सर्कुलर पाथ पे ही वो चलता हुआ दिखाई देगा इस वॉल के ऊपर। तो जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन है। अगर मैं इधर से इसको देखता हूँ, यहाँ पर इस डायरेक्शन से अगर इधर की तरफ देखता हूँ इसको, लेकिन ये आगे भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वी पैरेलल के डायरेक्शन में आगे भी यहाँ पर ये लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ पाथ इज़ लाइक स्प्रिंग जैसा यहाँ पर ये, और इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। और क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर एक प्री ड्रॉन डायग्राम यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो प्री ड्रॉन डायग्राम, उसमें थोड़ी और क्लैरिटी यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या क्या बताया गया उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जैसे वेलोसिटी का एक जनरल डायरेक्शन ये है, दिस इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के इन्होंने दो कंपोनेंट कर लिए हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बोल दिया वी पैरेलल, और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर की तरफ लगेगा आप देख सकते हो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में घूमना चाहेगा यहाँ पर ये, लेकिन सर्कुलर पाथ में घूमने के साथ साथ ये, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके पास वेलोसिटी है, तो लगातार ये ऊपर की तरफ भी मूव करता चला जाएगा और ऐसा स्प्रिंग जैसा इसका पाथ होगा इसके अंदर। तो पाथ विल बी लाइक स्प्रिंग। और अगर इसके डिटेल में जाएं तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक इस तरीके का सिलेंडर यहाँ पर बन जाएगा और उस सिलेंडर के अंदर ही इसका पाथ कन्फाइन रहेगा। सपोज अगर मैं एक सिलेंडर यहाँ पर मान लूँ जो कि आर रेडियस का है, जो आर मैंने नीचे यूज़ किया हुआ है उस रेडियस का है, या जो आर या फिर ये यूज़ कर रहे हैं वही आर है यहाँ पर ये, इस सिलेंडर के अंदर ही इसका पाथ कन्फाइन रहेगा, इस सिलेंडर के बाहर यहाँ पर ये मूव नहीं करेगा, और जो रेडियस है वो इस सिलेंडर की रेडियस होगी। तो पाथ इज कन्फाइंड इन दिस सिलेंडर, पाथ इज कन्फाइंड इन दिस सिलेंडर। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के डिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद में ये वापस से उसी तरीके के लोकेशन पे आ गया, फिर उसके बाद में फिर एक सर्टेन टाइम के बाद में कुछ उस तरीके के लोकेशन पे आ गया। डायग्राम में आप देखोगे, डायग्राम में भी कुछ उनको यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, इस तरीके के लोकेशंस के बीच में कुछ डिस्टेंस भी दिखा रखी है, यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इन सभी पैरामीटर्स को यहाँ पर अब स्टडी कर लेते हैं। पाथ आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको आप बार बार थोड़ा सा विजुलाइज करो तब जाके और क्लैरिटी यहाँ पर बनेगी इसमें। जो रेडियस आर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, रेडियस आर यहाँ पर क्या हो जाएगी फिर, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। ठीक है, वी की जगह पे वी परपेंडिकुलर आ जाएगा, बस यहाँ पे इतना ही चेंज होगा। तो ये वो रेडियस है, जो रेडियस आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, या इस तरीके का जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो रेडियस है आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। टाइम पीरियड,
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से मोशन को देखना स्टार्ट किया, पूरा घूम करके वापस से उसी लाइन को टच कर रहा है, फिर घूम करके वापस से उसी लाइन को टच कर रहा है यहाँ पर ये। तो सिलेंडर जो यहाँ पर इस तरीके का दिखाई दे रहा है, उस सिलेंडर में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट लेता हूँ जहाँ पर ये इसको टच कर रहा है कॉन्सिक्यूटिवली, तो ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल को हम बोल देते हैं इसका टाइम पीरियड। जैसे ये यहाँ पर है और वापस से फिर वो यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर है यहाँ पर ये, तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन इज, टाइम पीरियड में वेलोसिटी नहीं आती है, तो 2πm/qb। वही आप फ्रीक्वेंसी के लिए भी 1/t कर लो, फिर ओमेगा के लिए आप 2π/t कर लो, तो एग्जैक्टली उसी तरीके के रिलेशंस यहाँ पर इनके लिए भी आ जाएंगे। अब इसमें एक स्पेशल डिस्टेंस है जिसको p से रिप्रेजेंट किया गया है, तो स्पेशल डिस्टेंस जिसको p से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको अलग से यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है अब इसमें। तो उस p को यहाँ पर लिखते हैं p, या कई बार इसके लिए सिंबल x भी रिप्रेजेंट किया जाता है, p और x, कई बार इसको x से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो p और x, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। इस पाथ का ये पिच है, और पिच का मतलब यहाँ पर ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कितने टाइम में, इन वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पार्टिकल कितना आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर मैं इस तरीके का एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे, तो इस लाइन पे अगर ये अभी टच कर रहा है तो उसके बाद में ये वापस से टच करेगा एक टाइम पीरियड के बाद में उसी लाइन को वापस से। इस पिच की वैल्यू कितनी होगी, तो पिच की वैल्यू के लिए आपको बस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v पैरेलल है, और वो v पैरेलल तो एज इट इज़ है, तो पिच की जो वैल्यू है वो हो जाएगी v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। और टाइम पीरियड हमको पता है कि कैसे निकालना होता है, तो बस आप ये मान के चलो कि जो कैलकुलेशन है उसमें एक एडिशनल बस यही है। बाकी पाथ तो ज़रूर डिफरेंट हो गया। पाथ कभी भी आप भूल से भी सर्कुलर पाथ में मत बोलो इसको। अगर बोलते हैं प्रोजेक्शन क्या है, अगर मैं यहाँ से एक ऑब्जर्वर, सपोज एक ऑब्जर्वर जो है अगर वो यहाँ से देखता है बिल्कुल जस्ट सामने, उसको दिखाई देगा कि सर्कुलर है। एक ऑब्जर्वर ऐसे ऊपर से यहाँ पे देख रहा है इसको, उसको सिर्फ सर्कुलर पाथ ही दिख रहा है इसमें एक तरीके से। तो उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो एक तरीके से उसको सर्कुलर पाथ इसमें दिखाई देगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अ पार्टिकल विद मास n एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड एट ओरिजिन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू v1 i cap प्लस v2 k cap। मैग्नेटिक फील्ड इज b इज इक्वल टू v0 i cap। देन फाइंड पोजिशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप हमेशा पहले वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देख लो कि एंगल किस तरीके का बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है या परपेंडिकुलर है या फिर कोई और एंगल है। अगर 0 डिग्री है तब तो कुछ होगा ही नहीं, या 180 डिग्री तो कुछ होगा ही नहीं, 90 डिग्री तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, और उसके अलावा अगर कुछ भी है तो फिर उस केस में हेलिकल पाथ पे या हेलिक्स मोशन होगा इसका। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी तो आई कैप में भी है और उसके अलावा के कैप में भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आई कैप में है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये हेलिक्स मोशन होगा, इसका हेलिक्स पाथ पे चलेगा। और फिर आप इसमें ये भी देख सकते हो कि जो v1 है वो v1 ही एक तरीके से v पैरेलल हो जाएगा, और जो v2 है वही एक तरीके से v परपेंडिकुलर हो जाएगा। कई बार इतना ऑब्वियस नहीं भी हो सकता है, हमें अलग से कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है कि व्हाट इज़ v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर, कई बार कैलकुलेट करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पता है कि क्या होगा ये। अब इसके लिए पहले एक डायग्राम हमें बना लेना चाहिए, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना चाहिए। डायग्राम बनाने में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि हमने कैसे भी करके डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमने ध्यान नहीं दिया, बस फटाफट बस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये वाई एक्सिस है लेट्स से, और लेट्स से जेड एक्सिस है, जैसे यूजुअली हम लेते हैं एक्सिस को, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लेट्स से एक्सिस को ले लिया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वेलोसिटीज़ आप दिखा दो यहाँ पे, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो एक है v1 i कैप है इसके अंदर, तो v1 सपोज़ ये रहा v1 i कैप, फिर उसके बाद में v2 k कैप। तो एक वेलोसिटी यहाँ पर आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी इसमें। फिर उसके बाद जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आई कैप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन आई कैप डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर जो v पैरेलल है, तो v पैरेलल तो एज इट इज़ रहेगा, और v परपेंडिकुलर की वजह से फोर्स लगेगा। तो v परपेंडिकुलर यहाँ पे z एक्सिस के अलोंग है, तो
v क्रॉस b, तो k कैप क्रॉस i कैप। तो ये इस तरीके से इसकी वेलोसिटी थी, और ये जो इस तरीके से वेलोसिटी थी यहाँ पर इसकी, ये जा तो इस तरीके से रहा था, लेकिन इस पर फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगा वो देखो। तो के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप से जे कैप आएगा, तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन करना चाहेगा, तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस। तो ये एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इस प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस प्लेन में है तो उसके परपेंडिकुलर ही सर्कुलर मोशन होता है। तो अगर ये एक्स में है तो वाई जेड प्लेन में यहाँ पर सर्कुलर मोशन करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है तो इसको इधर की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे चलना चाह रहा था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे भी चलना पड़ेगा। तो इट विल गो लाइक दिस। तो एक्स वाई प्लेन में, सॉरी जेड वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन करना चाहता था, लेकिन एक्स के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी वेलोसिटी है, तो उसके वजह से ये आगे भी निकल गया और इस तरीके से चलता चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इनसे बेनिफिट हो नहीं पाता, क्योंकि हम चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। यहाँ पर चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ इस तरीके से उसको देखें कि वो हमें यूज़ करने के काम में आ जाए, हमारे यूज़ करने के काम में हो, हम उसका डायग्राम अच्छा बना सकें, उसमें हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएँ, उसमें हम ज्योमेट्री को विजुलाइज कर पाएँ। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम कुछ ऐसे प्लेन में काम करें जिसमें सर्कुलर मोशन हम ड्रॉ कर पाएँ। और सर्कुलर मोशन हम किस में ड्रॉ कर पाएंगे? वाई जेड प्लेन में। तो अब मैं अपना जो वर्किंग प्लेन है उस वर्किंग प्लेन को चेंज करता हूँ। मैं अपना वर्किंग प्लेन वाई जेड प्लेन को ही यहाँ पर, जो ड्राइंग का प्लेन है उस ड्राइंग के प्लेन में मैं वाई जेड प्लेन को बनाता हूँ, तभी हम यहाँ पर सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आ पाएंगे। तो सपोज ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस है, और दो परपेंडिकुलर एक्सेस तो आपकी जो मर्जी है उस तरीके से ले लो। अब तो दिस इज लेट्स से वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। आप y क्रॉस जेड करते हो तब जाकर के यहाँ पे x आता है। इसका मतलब x जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट्स है, और x में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया। x के अलोंग जो वेलोसिटी है वो आपको इस डायग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं है, और वाई जेड प्लेन में जो सर्कुलर मोशन टाइप का दिखना चाहिए वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपके जेड एक्सेस के अलोंग दिखा दो, बस यहाँ पर आप इसमें सिर्फ बस जेड वाली वेलोसिटी दिखाओ। तो जेड वाली वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v2 से। x वाली जो वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम v1 से, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाई देगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है और वेलोसिटी ये है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जो भी हमारा एक फेवरेट सर्कुलर मोशन होता था उसी तरीके का सर्कुलर मोशन का एक डायग्राम बन जाएगा। क्योंकि हम बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जनरली हमें जिनकी हैबिट होती है उन चीज़ों को हम फटाफट बना पाते हैं। तो यहाँ पर अब इस डायग्राम को विजुलाइज करना हमारे लिए आसान हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको ला करके आप यहाँ टिका दो। तो अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊँ तो उस डायग्राम में आप पाथ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और ये सब पाथ जो है हमने क्योंकि पहले भी विजुलाइज कर रखे हैं, बहुत ही आसान होगा हमारे लिए यहाँ पर अब इसके आंसर्स कैलकुलेट करना। इट विल बी अ वेरी इजी टास्क नाउ। सपोज t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ कहीं पे था, और उसके बाद में अब ये यहाँ कहीं पहुँच गया, और आपको याद आ जाएगा कि हमने इस तरीके का किया ही हुआ है। तो बहुत आसानी से आप इन सभी चीज़ों को कर पाओगे। r की वैल्यू आपको पता ही चल जाती है कि क्या लेनी होती है। तो जस्ट आप वाई जेड कोऑर्डिनेट्स तो बड़े आराम से यहाँ निकाल सकते हो, जैसे आपने कैलकुलेट किया था। तो किसी भी टाइम पे जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो जेड कोऑर्डिनेट, ये एंगल आप थीटा बना लो यहाँ पर, इसमें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। ओमेगा फिर वही सब जो क्यू बी बाई एम होता है वही हो जाएगा ओमेगा। तो मैं ओमेगा को बार बार अब यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस थीटा के टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा किसी भी टाइम पे। तो जो जेड कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट सिंपली आप देखो डायग्राम में इट विल बी आर साइन थीटा। पहले हमने किया हुआ है इसी लेक्चर में, तो आर साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी वगैरह आप रख लोगे। आर की जगह पे क्या रखोगे? तो आर की जगह पे रखोगे आप एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, और वी परपेंडिकुलर वी1 है तो एम वी वन, सॉरी वी परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे v2 है, तो एम वी2 बाई क्यू बी ये रख लेंगे आर की जगह पे। तो जेड तो हो गया आर साइन थीटा। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वाई कोऑर्डिनेट ये ऊपर आर कॉस थीटा है, तो पूरे आर में से आर कॉस थीटा हटा लो तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये हो गया। आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स में तो जो वेलोसिटी है उसकी वजह से वो आगे चलता चला जा रहा है। तो कितनी वेलोसिटी है v1 एक्स में?
टी टाइम में कितना एक्स में चला जाएगा, v1 इंटू टी, बहुत ही आसान है, v1 इंटू टी हो जाएगा सिंपली। तो टाइम के टर्म्स में हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और आर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेलोसिटी वेक्टर निकालना है आपको यहाँ पे, तो वेलोसिटी वेक्टर बस आप यहाँ पे इस प्लेन की वेलोसिटी निकाल लो, और ये हमेशा v2 के बराबर रहेगी, चेंज तो होनी नहीं है ये। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो x में तो वही वेलोसिटी रहेगी v1 आई कैप, और ये जो yz प्लेन है तो v2 पहले z एक्सिस के अलोंग था, अब वो yz प्लेन में उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, और ये एंगल भी पता है कि हमें थीटा के बराबर ही होता है। तो इट इज़ वेरी इजी नाउ, v2 cos थीटा आई कैप v2 sin थीटा जे कैप। थीटा वगैरह सब आप यहाँ पर रख सकते हो और बहुत आसानी से इनके आंसर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं।